नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना पावर दिखा दिया मोदी को। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ रहे हैं और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई बी.आर. गवई चाहे राष्ट्रपति वाले केस में जो फैसले अड़े रहे या एसआईआर को लेकर के जो सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट, या वक्फ कानून को जो कैंसिल कर दिया, कैंसिल नहीं किया, उस पर अंतरिम आदेश दे दिया, स्टे लगा दिया कई धाराओं पर जो जिसके लिए पिटीशन पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट अपने पावर को दिखा रहा है मोदी को कि हमारे पास यह पावर है और मैं इससे आपको रोक सकता हूं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के रास्ते में सुप्रीम कोर्ट एक रुकावट भी बन रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? याद कीजिए, मैंने एक कार्यक्रम में आप दर्शकों को बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के वाले केस पर जब सुनवाई कर रहा था सुप्रीम कोर्ट, तो उसने नेपाल का जिक्र जनरल सॉलिसिटर तुषार मेहता से किया था और कहा था कि आप कोई भी ऐसा काम ना करें कि नेपाल के हालात पैदा हों। आप देख रहे हैं कि आम जनता कितने आक्रोश में है और आपके पड़ोसी देश में क्या हो रहा है, श्रीलंका हो या बांग्लादेश हो या नेपाल हो, उसका याद सुप्रीम कोर्ट ने दिलाया था और कहा था कि सरकार को भी समझाइए कि वैसे हालात पैदा ना करें। यानी कि सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं अंदेशा है, क्योंकि चाहे बांग्लादेश हो और चाहे नेपाल हो, सुप्रीम कोर्ट को भी आग के हवाले कर दिया गया था। लेकिन बांग्लादेश से 4 कदम आगे नेपाल निकला और नेपाल ने तो वित्त मंत्री को लातों जूतों से मारा पीटा भी गया और भागना तो पड़ा ही देश छोड़कर, वहां के प्रधानमंत्री और सबको। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले रहा है, क्योंकि और सुप्रीम कोर्ट के ऐसे टिप्पणी से यह साबित होता है कि सरकार का दबाव सुप्रीम कोर्ट पर है और वह यह एहसास कर रहा है कि हम गलत कर रहे हैं और जनता में इसका गलत संदेश जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट संदेश दे रहा है सरकार को भी और उन वकीलों को भी जो सरकार का वकालत करते हैं और उन जजों को भी जो सरकार के लिए काम करते हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के रास्ते में सुप्रीम कोर्ट एक रुकावट बन रहा है। लेकिन जैसा मैंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपना पावर दिखा दिया मोदी को। चुनाव आयोग के लाख हट करने के बाद, हटकर्मी के बाद, और जो हलफनामा चुनाव आयोग ने दिया वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इस बात से इंकार नहीं किया। यह हर कोई जानता, बच्चा बच्चा जानता है कि चुनाव आयोग बेईमान है हमारे देश का और उसकी विश्वसनीयता इस देश में है नहीं। लेकिन हटकर्मी पे उतरा है तो पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है। वह किसके लिए? मोदी के लिए। ऐसे में जो फटकार लगी है, या जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1 अक्टूबर को जो जब आप फाइनल वोटर लिस्ट करोगे, वह मैं 8 अक्टूबर को जब सुनवाई करूंगा तो मैं उसमें देखूंगा, उसके बाद ही चुनाव का ऐलान होगा, उसके पहले ऐलान नहीं होगा। और कोई भी गलत पाया गया तो पूरे एसआईआर को रद्द कर दूंगा, यह सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है। अब ऐसे में पावर दिखा रहा है सुप्रीम कोर्ट। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू को कटघरे में खड़ा कर दिया। अब दोनों ही चीजें, अगर हम एसआईआर की बात करें तो एसआईआर पर चंद्रबाबू नायडू ने चुनाव आयोग में जाकर के 5 लोगों के डेलीगेट, एक तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव आयोग के पास गया और चुनाव आयोग के पास जाकर के बैठक किया और बैठक करके अपनी आपत्तियां दर्ज कराई।
एसआईआर के खिलाफ, और कहा कि एसआईआर के पक्ष में मैं नहीं हूं क्योंकि यह समय सही नहीं है एसआईआर कराने का और इस तरह से नहीं होना चाहिए, यह कहा था चंद्रबाबू नायडू ने। लेकिन उसके बाद चंद्रबाबू नायडू ने कोई बयान नहीं दिया और विरोध नहीं किया, एक बार अपनी आपत्ति दर्ज करा करके शांत बैठ गए। दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड कानून में चंद्रबाबू नायडू जानते थे कि यह गलत है, उसके बाद भी उसका समर्थन किए, यह कहते हुए कि हम नहीं समर्थन करेंगे और समर्थन दे दिया। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया, इसलिए लगाया कि नियमों का उल्लंघन किया गया था, अनुच्छेद 24, 25, 26, 29, 300A इन सब का उल्लंघन करके बनाया गया था और वह मुस्लिम वर्ग के जमीन को छीनने का कानून बनाया गया था, हर तरफ से घुसपैठ करके छीन लेने का एक रास्ता उसमें बनाया गया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश दे दिया। तो जो काली नीयत थी, गलत नीयत से चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन दिया, इस बात को साबित सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया और चंद्रबाबू नायडू को कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया। अब दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने नायडू नीतीश के काला बाजारी का खुलासा कर दिया। अगर यह बात निकल रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने नायडू नीतीश के काला बाजारी का खुलासा कर दिया, तो आखिर वह काला बाजारी क्या है? जब चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार यह जानते हैं कि यह कानून मुस्लिम वर्ग के लिए या एसआईआर देश के लिए सही नहीं है, यह गलत हो रहा है, लोगों की नागरिकता छीनी जा रही है और इस देश के लोकतंत्र का हनन किया जा रहा है, सरकार के द्वारा चुनाव आयोग से कराया जा रहा है। तो ऐसे में यह सब कुछ जानते हुए भी अब चंद्रबाबू नायडू भी 75 के होने वाले हैं, नीतीश भी 75 के हो गए, तो ऐसी क्या जल्दबाजी थी? अब अपना पूरा उम्र तो जी लिया, 20 साल से मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, इसके पहले क्या ना रेल मंत्री भी थे, अलग अलग पदों पे थे। चंद्रबाबू नायडू कई बार के सीएम रह गए, तो और क्या चाहिए आपको जीवन में? अच्छा तो था, सब कुछ तो रह चुके आप। तो ऐसी क्या लालसा थी कि लोकतंत्र को घोट कर और उसके बाद में आपको सत्ता चाहिए? तो ऐसे में कालाबाजारी की जो बात हो रही है, पैसे की लालच में और कुर्सी के लालच में गलत कानून का साथ चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने मोदी सरकार को दिया। इस बात का खुलासा सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया कि यह गलत कानून है और इस गलत कानून का इन लोगों ने साथ दिया है। यानी कि जब कानून पे स्टे लगता है, रोक लगता है, यानी कि कानून में खामियां हैं, तो लग रहा है तो इन लोगों ने समर्थन क्यों दिया? यह जानते हुए भी कि यह गलत है, समर्थन दिया। तो अगर उस कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, यह कहते हुए कि यह सही नहीं है, गलत है और संविधान का उल्लंघन किया गया है इस कानून को लाने के लिए, यह गलत नीयत से, यानी कि लोगों को जमीन छीनने की नीयत से इस कानून को पास किया गया है, तो ऐसे में उन लोगों ने समर्थन दिया, तो उनके कालाबाजारी यानी कि धन की लालच में समर्थन दिया, तो वह कालाबाजारी का खुलासा कर दिया। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। अब आगे सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू मोदी के मिली भगत का भी उजागर कर दिया। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, जरा इसे ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। इससे यह साबित तो हो गया कि एनडीए गठबंधन के वह सभी नेता, चाहे वह एकनाथ शिंदे हो, चाहे अजीत पवार हो, चाहे वह अनुप्रिया पटेल उत्तर प्रदेश के हो, या जयंत चौधरी हो, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, देवी गौड़ा, इन सभी की मिली भगत से यह कानून पास हुआ। और यह सब जानते थे कि यह जमीन छीनने के लिए ही कानून बनाया जा रहा है, उसके बावजूद इस बिल का समर्थन करना इस बात का सबूत है कि इनकी नीयत में खोट था।
मिली भगत से ही यह कानून पास हुआ, वरना यह कानून पास नहीं होता। दूसरा, एनडीए गठबंधन के सभी नेता मोदी के पाप के भागीदार यानी कि हिस्सेदार हैं। अगर इन सभी चीजों के लिए नरेंद्र मोदी को दोषी ठहराया जा रहा है और माना जा रहा है, तो दोषी एनडीए गठबंधन के हर एक नेता हैं जो सरकार में शामिल हैं। अकेले नरेंद्र मोदी दोषी नहीं है, दोषी सभी नेता हैं। नरेंद्र मोदी का दो सपना, एक अडानी को विश्व का सबसे बड़ा दौलतमंद बनाना और दूसरा मोदी की कुर्सी बचे रहना। ये दो मकसद हैं कि कुर्सी गई तो पाप खुल जाएंगे, तो पाप को छिपाना है तो कुर्सी जरूरी है, और दूसरा कुर्सी पे बैठने की कीमत को चुकाना, यानी कि अडानी के वजह से कुर्सी पे बैठे हैं, पैसा उन्होंने खर्च किया है तो उसकी अदायगी करना, उसकी कीमत चुकाना कुर्सी का, वह लगातार अडानी को उसकी कीमत चुका रहे हैं। तो ऐसे में एनडीए गठबंधन के सभी नेता मोदी के पाप के भागीदार और हिस्सेदार हैं, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। आगे इसी के साथ मैं आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा और गुजारिश करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और अपने दोस्तों को भी कहें कि इस खबर को एक एक व्यक्ति तक पहुंचाएं। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन अपनी राय लिखना कमेंट में बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।